आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस में टेक्स्ट। तो टेक्स्ट वाला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था और टेक्स्ट के अंदर हमने अलाइनमेंट को डिस्कस करना है कि अलाइनमेंट किस किस तरह के हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था पैराग्राफ या हेडिंग के अंदर जो अलाइनमेंट होता है वो होता है लेफ़्ट सेंटर राइट। पैराग्राफ में आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिलता है जस्टिफाई, बट यहाँ जो हम लोग सीएसएस की प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें आप जस्टिफाई प्रॉपर्टी को भी कंट्रोल कर सकते हो कि आपने जस्टिफाई कहाँ से करना है, फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम राइट, वो भी पॉसिबल होगा। तो चलिए, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट डेकोरेशन। तो इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी टेक्स्ट अलाइन लास्ट यानी कि लास्ट लाइन के लिए काम करेगा। डायरेक्शन जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, आरटीएल राइट टू लेफ्ट और डिफॉल्ट होता है लेफ्ट टू राइट। यूनिकोड बाई डायरेक्शनल, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वीडियो। एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। तो शुरू करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट से। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट। A text can be left or right aligned, center or justified. The following example shows center aligned and left and right aligned text. Left alignment is by default if text direction is left to right, and right alignment is default if text direction is right to left. तो जितनी भी यूएस और यूके बेस्ड लैंग्वेज को यूज़ करती हैं कंट्री, वहाँ पर डिफ़ॉल्ट होता है लेफ़्ट टू राइट। गल्फ़ कंट्रीज़ जहाँ पर अरेबिक और उर्दू का इस्तेमाल होता है वहाँ पर क्या होता है राइट टू लेफ़्ट। सो एग्जांपल जैसे कि H1, H2, H3 हमने सभी में अलाइनमेंट डिफरेंट ट्राई किया है। आप यहाँ देख सकते हैं H1 सेंटर लाइन है, H2 लेफ्ट लाइन है, H3 राइट लाइन। 2 में अगर मैं ना भी डिफाइन करूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ही मिलेगा आपको। एक और जो एडिशनल प्रॉपर्टी आपको मिलती है विच इज़ जस्टिफाई। When the text line property is set to justify, each line is stretched so that every line has equal width and the left and right margins are straight like in magazines and newspapers. यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। सो डिव में हमने यहाँ पर मल्टी लाइन टेक्स्ट कॉल किया और उसको हमने ऑफर किया है जस्टिफाई प्रॉपर्टी अलाइनमेंट के अंदर। तो आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर आपको एकदम वेल अलाइन मैटर दिखाई देगा। अब इसी का पार्ट आता है टेक्स्ट अलाइन लास्ट, यानी कि जब हमने ऐसे अलाइनमेंट किया तो ये मैटर मेरा लेफ्ट में है। आप इस लास्ट लाइन को भी कंट्रोल कर सकते हैं सेंटर राइट और जस्टिफाई करके। तो प्रॉपर्टी देखेंगे टेक्स्ट अलाइन लास्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। तो क्या देखते हैं हम लोग फर्स्ट एग्जांपल में, जो कि डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होता है, हमने उसको राइट में प्लेस कर दिया लास्ट लाइन को। यहाँ हमने लास्ट लाइन को सेंटर में रखा हुआ है और यहाँ लास्ट लाइन को हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं इस तरह से। तो ये भी पॉसिबल है। अगर फोटोशॉप हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ध्यान से तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये प्रॉपर्टी आपको फोटोशॉप में भी मिलेगी देखने के लिए। तो एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। क्लिक ऑन क्रिएट, प्रेस टी फॉर टेक्स्ट टूल और एक पैराग्राफ बना लीजिए। फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे। टाइप में आइए पेस्ट लॉरेम इप्सन, इसको ऑटो में रिप्लेस कर लेंगे और फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर पैराग्राफ में आएंगे तो ये देखिए ये होता है लेफ्ट सेंटर एंड राइट। यहाँ पर होता है आपका जस्टिफाई फ्रॉम लेफ्ट। अब ये जो हमारा लास्ट लाइन है, अब आप यहाँ देखेंगे सेंटर राइट एंड जस्टिफाई। यही प्रॉपर्टी अभी हमने सीएसएस में डिस्कस की है यहाँ पर।
ठीक है, तो ये है आपकी टेक्स्ट लाइन लास्ट, ठीक है, तब आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। द डायरेक्शन एंड यूनिक कोड BD यानी कि बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कैन बी यूज टू चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पर हमने पैराग्राफ को डायरेक्शन किया राइट टू लेफ्ट, और बाई डायरेक्शनल में हमने इसको ओवरराइड किया हुआ है। तो आप देखेंगे ये डिफ़ॉल्ट लाइन है हमारा जो कि लेफ्ट टू राइट है, और ये हमारा राइट टू लेफ्ट है, इस तरह से। नेक्स्ट आता है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी सेट्स द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ एन एलिमेंट, सेट द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ एन इमेज इन अ टेक्स्ट। समटाइम्स हमें इमेज को टेक्स्ट के अंदर कॉल करना होता है, जैसे कि पैराग्राफ के इन बिटवीन आपने कहीं पर इमेज को कॉल किया, उस केस में। तो वर्टिकल अलाइन में ऑप्शंस मिलेंगे आपको बेस लाइन, टेक्स्ट टॉप, टेक्स्ट बॉटम, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये आप एलिमेंट के थ्रू जानते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर इन बिटवीन टेक्स्ट हमने एक इमेज को कॉल किया हुआ है, और यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट है बेस लाइन। टेक्स्ट टॉप में आप यहाँ नोटिस करेंगे आपको ये टॉप से अलाइन मिलेगा, यहाँ पर बॉटम से अलाइन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप सबस्क्रिप्ट देखेंगे और ये सुपरस्क्रिप्ट आपको मिलेगा ऑप्शन। तो इमेज के लिए ध्यान रखना, आपको कोड में जाके दिखा देते हैं। पैराग्राफ के अंदर हमने अपने IMG एलिमेंट को कॉल किया हुआ है इस तरह से। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। डेकोरेशन में भी आपके पास अब एडिशनल कंट्रोल होंगे। अभी तक हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन की हेल्प से सिर्फ वहाँ पर अंडरलाइन, ओवरलाइन इसको इनेबल और डिसेबल किया करते थे। अब आपके पास और भी कंट्रोल्स आएंगे इसमें, जैसे कि टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट डायरेक्शन। ओ ये गलत लाइन आ गई यहाँ पर, ये टेक्स्ट डेकोरेशन होगा। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में होता है लाइन, कलर, स्टाइल, थिकनेस। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन। एड अ डेकोरेशन लाइन टू टेक्स्ट, तो आप लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी इज यूज टू एड अ डेकोरेशन लाइन टू टेक्स्ट। टिप, you can combine more than one value like overline and underline to display line both over and underline or text। तो हम यहाँ पर देखते हैं H1 को हमने यहाँ पर ऑफर किया है ओवरलाइन, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन होगा। लाइन थ्रू H2 एलिमेंट को दिया, यानी कि टेक्स्ट आपका स्ट्राइक या डिलीटेड आपको दिखाई देगा। H3 हमने यहाँ पर अंडरलाइन ऑफर किया है। पैराग्राफ हमने इसको ओवरलाइन और अंडरलाइन दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ ऑफर की है। तो आप यहाँ देखेंगे दिस इज अ ओवरलाइन, ये आपका इसमें जो हमने ये प्रॉपर्टी डाली थी लाइन थ्रू, जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक या डिलीटेड। नेक्स्ट है अंडरलाइन, और ये है ओवरलाइन एंड अंडरलाइन टुगेदर, ठीक है। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू अंडरलाइन टेक्स्ट दैट इज नॉट अ लिंक। क्या मेंशन है यहाँ पर? इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू अंडरलाइन टेक्स्ट दैट इज नॉट अ लिंक एज दिस ऑफन कंफ्यूजेज द रीडर। तो देखिए क्या होता है, जब भी आप किसी टेक्स्ट को ए एलिमेंट में कन्वर्ट करते हो तो उसके नीचे क्या होता है, ब्लू कलर और अंडरलाइन आ जाता है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अननेसेसरी आपने अंडरलाइन नहीं करना है। नेक्स्ट, स्पेसिफाई अ कलर फॉर डेकोरेशन लाइन। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन कलर प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द कलर ऑफ द डेकोरेशन लाइन। H1 हम यहाँ पर लाइन डिफाइन कर रहे हैं और लाइन का कलर रेड। इसी तरह से लाइन थ्रू कलर ब्लू, अंडरलाइन कलर ग्रीन, ओवरलाइन एंड अंडरलाइन कलर इज पर्पल। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम जूम इन करके कि आपके कलर चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, स्पेसिफाई अ स्टाइल फॉर द डेकोरेशन लाइन। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द स्टाइल ऑफ द डेकोरेशन लाइन। तो आप यहाँ डिफाइन करेंगे डेकोरेशन स्टाइल सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैश। एक जो बिल्कुल यूनिक आपको मिलेगा वो मिलेगा वेवी, ठीक है। तो वेव्स बनेंगी आपकी। तो ये देखिए इस तरह से
तो ये सिर्फ आपको टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल के अंदर मिलेगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये था आपका टेक्स्ट डेकोरेशन पार्ट। अब हम बात करेंगे थिकनेस। टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द थिकनेस ऑफ द डेकोरेशन लाइन। तो आप यहाँ नोटिस करें, हमने डिफाइन किया ऑटो, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है 5 पिक्सल 25%, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं क्या, अगेन 5 पिक्सल। ट्राई करके देखिए, इस तरह से आप अलग अलग थिकनेस कंट्रोल कर पाएंगे। बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपका अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, इस तरह की चीज़ें आती हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स इन अ टेक्स्ट. It can be used to turn everything into uppercase or lowercase letters or capitalize the first letter of each word. P dot uppercase, यहाँ पर हो रहा है हमारा टेक्स्ट अपरकेस। हमने लोअर केस क्लास में लोअर केस डिफाइन किया, कैपिटलाइज में कैपिटलाइज डिफाइन किया। क्या डिफरेंस होता है तीनों में? देखिए, अपर केस में आपके सेंटेंस के सभी लेटर अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लोअर केस में आप देखेंगे फर्स्ट लेटर भी स्मॉल हो गया है, और कैपिटलाइज में हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल दिखाई देगा। सो दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट, स्पेसिंग। अगर आपको जैसे ये एक पैराग्राफ लिखा है, इसमें अगर गैप मेंटेन करना है इन बिटवीन लेटर और इन बिटवीन वर्ड, ये वाला जो गैप है स्पेस वाला, तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कंट्रोल है टेक्स्ट इंडेंट, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग एंड वाइट स्पेस। वन बाय वन देखेंगे। टेक्स्ट इंडेंटेशन। टेक्स्ट इंडेंटेशन पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में काम करता है। टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द इंडेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। पैराग्राफ में हमने इंडेंट किया 50 पिक्सल, तो जब भी पैराग्राफ शुरू होगा तो 50 पिक्सल का स्टार्टिंग में गैप मेंटेन करेगा। इसके लिए आपको कोई मार्जिन या पैडिंग डालने की जरूरत नहीं है। Letter spacing property is used to specify the space between the characters in a text. H1 में हमने letter spacing 5 डिफाइन किया है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है वैल्यू। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ एडिशनल स्पेस है और यहाँ पर ये काफ़ी क्लोज हो गए इस तरह से। नेक्स्ट, लाइन हाइट। मल्टी लाइन टेक्स्ट के बीच में आप लाइन गैप मेंटेन कर पाएंगे। लाइन हाइट प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन लाइन्स। जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया हाइट 0.8 और यहाँ पर क्या है 1.8। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1.8 में आपको काफ़ी ज़्यादा गैप मिलेगा और 0.8 में काफ़ी क्लोज टेक्स्ट आपको दिखाई देगा इस तरह। वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी इज़ यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द वर्ड्स इन अ टेक्स्ट। तो जैसे ये प्रॉपर्टी इज़ यूज, ये एक वर्ड है अपने आप में, तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया 10 और यहाँ हम लोग नेगेटिव का यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए वर्ड स्पेसिंग आपका, और ये नेगेटिव स्पेसिंग आपका वर्क करेगा। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो वर्ड स्पेसिंग भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। आप किसी फॉन्ट के अंदर स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या था? ये जो हम लोग स्पेस लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड वाइट स्पेस। वाइट स्पेस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ वाइट स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट इज हैंडल्ड। तो हमने यहाँ पे लिखा वाइट स्पेस नो रैप। इसका मतलब क्या होगा? आपका जो टेक्स्ट होगा वो इस तरह से एक ही लाइन में कंटिन्यू रहेगा अगर आपने नो रैप लिख दिया है, और अगर आपने रैप लिखा हुआ है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, तो टेक्स्ट क्या होता है, एज पर जाने के बाद अपने आप ब्रेक हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल में आप यहाँ नोटिस करेंगे, मैंने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है इस तरह से मल्टी लाइन, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा, नो रैप, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सीड करेगा सिंगल लाइन के अंदर। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट के अंदर पार्ट शैडो। अगर आपको टेक्स्ट में शैडो ऐड करना है तो इसके लिए प्रॉपर्टी मिलेगी आपको टेक्स्ट शैडो। प्रॉपर्टी एड्स शैडो टू टेक्स्ट। इन इट्स सिंपलेस्ट यूज यू ओनली स्पेसिफाई द हॉरिजॉन्टल शैडो 2 पिक्सल्स एंड द वर्टिकल शैडो 2 पिक्सल्स। तो अगर आपको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पता है तो आपको पता है इसको हम बोलते हैं ऑफसेट, कि कितना हम लोग ओरिजिनल कंटेंट से शैडो को दूर बनाना चाह रहे हैं। H1 को हमने मेंशन किया 2 पिक्सल यानी 2 पिक्सल इन एक्स एक्सिस एंड 2 पिक्सल इन वाई एक्सिस। तो आप यहाँ पर इसका आउटपुट देखेंगे शैडो का कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, डबल टेक्स्ट। ठीक है, तो कलर हमें थोड़ा सा डिफरेंट रखना होता है। नेक्स्ट, ऐड अ कलर विच इज़ रेड टू द शैडो। एक्स, वाई और रेड कलर का शैडो, तो आप देखेंगे ब्लैक कलर के नीचे आपको रेड कलर से शैडो डिस्प्ले होगा।
बट टेक्निकल टर्म में शैडो कलरफुल नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखकर काम करना है। बट यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाने के लिए हम लोग डिफरेंट कलर का यूज़ कर रहे हैं। देन ऐड अ ब्लर इफेक्ट 5 पिक्सल टू शैडो। तो कलर से पहले आपको ब्लर अप्लाई करना होगा, हमें इतना हार्ड शैडो क्रिएट नहीं करना है। तो आप यहाँ से ब्लर डालेंगे तो देखो इस तरह से ये एक नियॉन इफेक्ट जैसा आपका क्रिएट होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे और शैडो इसमें ऐड करना है, तो जैसे कि हमने टेक्स्ट का कलर रेड डिफाइन किया और यहाँ पर हमने शैडो डाल दिया, तो देखो एक 3D एलिवेशन क्रिएट हो जाएगा इस तरह से बहुत अच्छे से। नेक्स्ट हम यहाँ पर रेड नियॉन इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट के चारों तरफ इक्वल, तो आपको ऑफसेट नहीं करना है, उससे ब्लर डालना है और कलर डालना है। तो आप देखें इक्वली टेक्स्ट के चारों तरफ आपको आउटर ग्लो का इफेक्ट दिखाई देगा इस तरह से। टेक्स्ट शैडो विद रेड एंड ब्लू नियॉन ग्लो, तो आप यहाँ पर डबल शैडो भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले 3 पिक्सल तक रेडियस रहेगा रेड, उसके बाद 5 पिक्सल तक रेडियस रहेगा आपका डिफरेंट कलर में। तो देखिए आप रेड और ब्लू दोनों कलर आप एक साथ मिक्स करके एक्सपीरियंस कर पाएंगे टेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट अगर आपको इनसे और ज़्यादा डालना है, जैसे हमने यहाँ पर पहले सिंगल देखा फिर डबल देखा, ट्रिपल भी हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे टेक्स्ट शैडो विद रेड एंड ब्लू नियॉन ग्लो, तो ये देखिए इस तरह से क्रिएट हो रहा है हमारा इफेक्ट। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं आपकी टेक्स्ट के साथ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉन्ट फैमिली, इस पर आएंगे। CSS fonts, ये हमारा टॉपिक है। चूजिंग द राइट फॉन्ट फॉर योर वेबसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉन्ट सेलेक्शन is important. Choosing the right font has a huge impact on how the readers experience a website. The right font can create a strong identity for your brand, so using a font that is easy to read is important. The font adds value to your text. It is also important to choose the correct color and text size for the font. तो हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ चलते हैं, जेनरिक फॉन्ट फैमिलीज। ठीक है, जेनरिक फॉन्ट फैमिलीज हमारे पास कौन कौन से हैं? नंबर 1 सेरिफ। सेरिफ फॉन्ट्स हैव अ स्मॉल स्ट्रोक एट द एजेस ऑफ ईच लेटर। दे क्रिएट अ सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी एंड एलिगेंस। दिस इज कॉल्ड सेरिफ। तो इस तरह से आपको एडिशनल पार्ट इसमें देखने के लिए मिलता है। sans serif fonts have clean lines, no small stroke attached. They create a modern and minimalistic look. Monospace fonts, here all the letters have the same fixed width. They create a mechanical look. जैसे कि हमने प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट पढ़ा था, हमने कोड एलिमेंट पढ़ा, इस तरह के हमने कुछ एलिमेंट्स देखे थे, जैसे टेली टाइप टेक्स्ट TT एलिमेंट हमने पढ़ा था, जिसमें आपको कोरियर न्यू फॉन्ट में रेंडर आता है। कर्सिव फॉन्ट्स इमिटेट ह्यूमन हैंडराइटिंग एंड फैंटेसी फॉन्ट्स आर डेकोरेटिव एंड प्लेफुल फॉन्ट्स। सो ऑल द फॉन्ट डिफरेंट फॉन्ट नेम बिलोंग टू वन of the generic font family. So difference between serif and sans serif, this is called sans serif and this is called serif. तो ये जो स्मॉल आपको पार्ट इसमें अटैच्ड दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेरिफ फॉन्ट। तो यानी कि सेरिफ फॉन्ट को इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसलिए। ऑन कंप्यूटर स्क्रीन sans serif fonts are considered easier to read than sans serif font. So इसका आपने ध्यान रखना है। तो चलिए जैसे कुछ एग्जांपल देखेंगे, सम फॉन्ट एग्जांपल, जेनरिक फॉन्ट फैमिली एंड एग्जांपल ऑफ फॉन्ट्स। सेरिफ में कौन कौन से फॉन्ट है, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया, गैरामोंट। इसमें आप देखेंगे एक स्मॉल अटैचमेंट यहाँ पर एज पर अवेलेबल है। sans serif जो कि मोस्ट सुटेबल होता है स्क्रीन के लिए, एरियल, वर्दाना, हेल्वेटिका, ये फॉन्ट के आउटपुट है। मोनोस्पेस फॉन्ट जैसे कोरियर न्यू, ल्यूसिडा, मोनाको। कर्सिव जैसे ब्रश स्क्रिप्ट, एम्प्टी, ल्यूसिडा हैंड राइटिंग। फैंटेसी जैसे कि कॉपर प्लेट, पेपर्स। इस तरह के फॉन्ट्स जो है आपके अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। बात करेंगे द CSS फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। इन CSS वी यूज द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी टू स्पेसिफाई द फॉन्ट
ऑफ अ टेक्स्ट. नोट करेंगे, इफ द फॉन्ट नेम इज मोर देन वन वर्ड इट मस्ट बी इन कोटेशन मार्क लाइक टाइम्स न्यू रोमन. अब जैसे यहाँ आप देखें कॉपर प्लेट पेपर्स, ये क्या है, सिंगल वर्ड में है तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जैसे ल्यूसिडा हैंड राइटिंग, ब्रश स्क्रिप्ट M7, ल्यूसिडा कंसोल, इस तरह से अगर कुछ आपका फॉन्ट है, या टाइम्स न्यू रोमन, तो ध्यान रखेंगे मल्टीपल वर्ड के नेम को इन्वर्टेड कोट में स्टोर करते हैं. जैसे यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे तो एरियल वन वर्ड नेम है फॉन्ट का, तो ये विदाउट कोट है. टाइम्स न्यू रोमन 3 वर्ड नेम है, तो ये इन्वर्टेड कोट में है. So the font family property should hold several font names as a fallback system to ensure maximum compatibility between browser and operating system. Start with the font you want and end with a generic family to let the browser pick a similar font in the generic family. If no other fonts are available, the font names should be separated with a comma. So in this example we have 3 paragraphs with 3 different fonts. So यहाँ आप नोटिस करेंगे, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था यहाँ पर, कि अगर आपका फॉन्ट नेम मोर देन वन वर्ड है तो आपको इन्वर्टेड कोट में रखना है. दूसरा, हमने यहाँ पर कॉमा लगाया, हमने क्या लिखा, टाइम्स. हमने बोला अगर टाइम्स न्यू रोमन नहीं है तो टाइम्स फैमिली का कोई भी फॉन्ट जो एंड यूज़र के पास हो वो उस जगह पर सपोर्ट करेगा. और अगर ये दोनों ही नहीं है तो एंड यूज़र के कंप्यूटर में कोई भी सेरिफ फॉन्ट जो है वो उसको सपोर्ट करेगा. इसी तरह से एरियल नहीं है तो हेल्वेटिका, और अगर दोनों ही नहीं है तो सैंस सेरिफ कोई और, लेकिन सैंस सेरिफ ही होगा. P3 हमने यहाँ पर डिफाइन किया, ल्यूसिडा कंसोल, कोरियर न्यू, ये हमारे मोनोस्पेस फॉन्ट है. अगर ये दोनों ना मिले तो कोई भी मोनोस्पेस फॉन्ट जो यूज़र के पास अवेलेबल हो. इस तरह से आपका ये फॉलबैक काम करता है. तो यहाँ आप देखेंगे ये 3 डिफरेंट फॉन्ट हमारे वर्क कर रहे हैं. ये आपका टाइम्स न्यू रोमन, ये आपका एरियल, और ये आपका ल्यूसिडा कंसोल. नेक्स्ट बात करेंगे वेब सेफ फॉन्ट. Web safe fonts are fonts that are universally installed across all browsers and devices. Fallback fonts, however, there are no 100% completely web safe font. There is always a chance that a font is not found or is not installed properly. This means that you should add a list of similar backup fonts in font family property. If the first font doesn't work, the browser will try the next one and the next one and so on. Always end the list with a generic font family name. Generic font family name जैसे कि sans serif, serif, monospace, fantasy, इस तरह से. So here are 3 font types, Tama, Vardhana. नेक्स्ट इज सैंस सेरिफ. अगर दोनों ना मिले तो थर्ड वाला आपका वर्क कर जाए. द सेकेंड एंड थर्ड फॉन्ट आर बैकअप्स इन केस द फर्स्ट वन इज नॉट फाउंड. तो अगर तोमा नहीं मिलेगा तो वर्धना होगा, वर्धना नहीं होगा तो सैंस सेरिफ. फिलहाल मेरे कंप्यूटर में सभी फॉन्ट्स हैं तो आपका फर्स्ट फॉन्ट रेंडर होगा तोमा. नेक्स्ट, वेब सेफ फॉन्ट्स फॉर HTML एंड CSS. बेस्ट फॉन्ट की बात करें हम लोग जो वेब के लिए सेफ एंड सिक्योर माने जाते हैं. द फॉलोइंग लिस्ट आर द बेस्ट वेब सेफ फॉन्ट्स फॉर HTML एंड CSS. जैसे कि एरियल, सैंस सेरिफ, वर्धाना, सैंस सेरिफ, तोमा, सैंस सेरिफ, ट्रिब्यूट MS, सैंस सेरिफ, टाइम्स न्यू रोमन, सेरिफ, जॉर्जिया, सेरिफ, गैरामोंट, सेरिफ, कोरियर न्यू, मोनोस्पेस, brush script MT is cursive. So before you publish your website, always check how your fonts appear on different browser and devices, and always use fallback fonts. Fallback again बता देते, ये ना हो तो ये काम करे, अगर ये ना हो तो दोनों नहीं होंगे तो ये काम कर जाए. चलिए तो बात करते हैं एरियल, सैंस सेरिफ. एरियल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड font for both online and printed media.
Arial is also the default font in Google Docs. एग्जाम्पल, अगर हम वर्ड या एक्सेल चलाते हैं तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिबरी, चाहे वर्ड हो या एक्सेल हो. बट जब आप कोई डॉक फाइल ओपन करते हैं, आप नोटिस करेंगे डिफ़ॉल्ट ही आपको वेलकम करेगा एरियल फॉन्ट के साथ. तो ये हमें समझ में आ गया. एरियल इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट वेब फॉन्ट्स एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. सो बॉडी में आपको इस तरह से लिखना है एरियल, नहीं तो कोई भी सेंस सेरिफ फॉन्ट. फिलहाल एरियल आपका बढ़िया से काम कर रहा है. वर्धना यहाँ पर सेंस सेरिफ फॉन्ट है, इज़ अ वेरी पॉपुलर फॉन्ट. वर्धना इज इजीली रीडेबल इवन ऑन स्मॉल फॉन्ट साइजेस. तो यहाँ पर आप देखें, हम फॉन्ट उस पेज को जूम इन या जूम आउट करें तभी आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे. तोमा फॉन्ट हैज़ लेस स्पेस बिटवीन द करेक्टर्स, यानी कि करेक्टर को काफ़ी क्लोज मिलेंगे इसमें. ज़्यादा छोटा कर दोगे तो रीडेबिलिटी के इश्यूज क्रिएट होते हैं. ट्रिब्यूट MS sans serif. तो इस फॉन्ट को जो डिज़ाइन किया है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया इन 1996. यूज़ दिस फॉन्ट केयरफुली, नॉट सपोर्टेड बाय ऑल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ठीक है, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा. टाइम्स न्यू रोमन सेरिफ. Times New Roman is one of the most recognizable fonts in the world. It looks professional and is used many newspaper and news websites. It is also the primary font for Windows devices and applications. Georgia is an elegant serif font. It is very readable at different font sizes, so it is a good candidate for mobile responsive design. ठीक है, तो आप छोटा करें या बड़ा करें. Garamond serif is a classical font used for many printed books. It has a timeless look and good readability. ये इसका आउटपुट होगा. Courier New monospace. Courier New is the most widely used monospace serif font. Courier New is often used with coding displays and many email providers use it as their default font. Courier New is also the standard font for movie screenplay. Brush Script MT यानी कि cursive font was designed to mimic handwriting. It is elegant and sophisticated but can be hard to read. Use it carefully. Only for heading, large size heading. Otherwise, small size पर आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे इसके अंदर. बात करेंगे fallback. Commonly used font fallbacks. Below are some commonly used font fallbacks organized by the 5 generic font families: serif, sans serif, monospace, cursive and fantasy. Font family लाइक टाइम्स न्यू रोमन या टाइम्स सेरिफ, ये हमारा क्या फॉलबैक है. ये कुछ इसका आउटपुट आएगा. रन करके देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है. जॉर्जिया, इसका आउटपुट आप यहाँ देख पाएंगे इस तरह से. ये जॉर्जिया का आउटपुट देख रहे हैं हम लोग. गैरामोंड, ये गैरामोंड का एग्जांपल हम लोग यहाँ देख रहे हैं. इसमें सेरिफ सेंस सेरिफ फॉन्ट की बात करेंगे, जैसे कि जो वेब और स्क्रीन के लिए मोस्ट सुटेबल फॉन्ट होते हैं, जैसे एरियल. डिफ़ॉल्ट एरियल ही आप यहाँ देख रहे हैं. टॉमा, ये भी वेब के लिए मोस्ट सुटेबल फॉन्ट माना जाता है. ट्रिब्यूट MS या फिर हेलवेटिका, तो आप ये देखिए, ये हेलवेटिका का हम लोग आउटपुट देख रहे हैं. जिनेवा, वर्धाना, इस तरह का फॉन्ट.
मोनोस्पेस फॉन्ट्स जैसे कि कोरियर न्यू, अगर नहीं है तो कोरियर या फिर कोई और मोनोस्पेस फॉन्ट, स्पेसिंग ज़्यादा मिलती है हमें देखने के लिए। कर्सिव फॉन्ट जैसे ब्रश स्क्रिप्ट एमटी, इस तरह से आपको दिखाई देगा। फैंटेसी फॉन्ट जैसे कॉपर प्लेट पेपर्स फैंटेसी, इस तरह से। नेक्स्ट बात करेंगे फॉन्ट स्टाइल। Font style property is mostly used to specify italic text. This property has three values. Normal, the text is shown normally, which is default. Italic, the text is shown in italics. And oblique, the text is leaning. Oblique is very similar to italic but less supported in all web browsers. So be careful with oblique. Try italic instead of ऑब्लिक। सो यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल, इटैलिक एंड ऑब्लिक स्टाइल, और आप यहाँ देख सकते हैं ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ऑब्लिक और इटैलिक दोनों आपको सेम दिखाई देंगे। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द वेट ऑफ अ फॉन्ट। तो जैसे कि नॉर्मल, अगर कोई चीज़ बोल्ड है तो वो नॉर्मल हो जाएगी, और अगर नॉर्मल है तो बोल्ड लिखने पर बोल्ड दिखाई देगी आपको इस तरह से। वेरिएंट, the font variant property specifies whether or not a text should be displayed in a small caps font. In a small caps font, all lowercase letters are converted to uppercase letters. However, the converted uppercase letters appears in a smaller font size than the original uppercase letters in the text. तो ये है नॉर्मल, ये है स्मॉल कैप्स। तो जितने भी स्मॉल लेटर होंगे वो भी कैप्स में होंगे, लेकिन ओरिजिनल अपर केस के कंपैरेटिवली वो थोड़े छोटे दिखाई देंगे आपको। तो ये था आपका स्मॉल कैप्स। नेक्स्ट फॉन्ट साइज की बात करेंगे। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी सेट्स द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट। बीइंग एबल टू मैनेज द टेक्स्ट साइज इज इम्पोर्टेंट इन वेब डिज़ाइन। However, you should not use font size adjustment to make paragraphs look like heading or heading look like paragraph. Always use the proper HTML text like H1 to H6 for heading and P for paragraph. The font size value can be an absolute or relative. What is absolute? Absolute means sets the text to a specified size, does not allow a user to change the text size in all browsers, bad for accessibility reasons. Absolute path is useful when the physical size of the output is known. Relative, set the size relative to surrounding elements, allow a user to change the text size in browser. Note, if you do not specify a font size, the default size of normal text like paragraphs is 16 pixel. 16 pixel equal to 1 EM. अब EM क्या होता है? जैसे डिफ़ॉल्ट हमारा जो साइज इन पिक्सल्स होता है वो 16 पिक्सल होता है, तो EM और REM दोनों में फिगर सेम आता है। EM जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं, खासकर बूटस्ट्रैप की हेल्प से, तो मेजरमेंट के जो यूनिट्स होते हैं वो EM या REM होते हैं। फ़ायदा क्या होता है EM या REM चूज़ करने का? पिक्सल्स लॉक वैल्यू होते हैं, और EM और REM ये रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव का मतलब कि अगर हम लोग स्क्रीन को अपस्केल या डाउन स्केल करेंगे तो ये उसके साथ में टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव बना देते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखेंगे। सेट फॉन्ट साइज विद पिक्सल्स। सो यहाँ पे डिफाइन किया फॉन्ट साइज 40, 30, 14, तो आपको अलग अलग तीनों साइज देखने के लिए मिल जाएंगे इस तरह से। इफ़ you use pixels, you can still use the zoom tool to resize the entire page. Here as you can see, set font size with EM. To allow user to resize the text in the browser menu, many developers use EM instead of pixel.
1 EM is equal to the current font size. The default font size in browser is 16 pixel. So the default size of 1 EM is 16 pixels. The size can be calculated from pixels to EM using this formula. Whatever pixel value is divided by 16 and you will get equal to EM value of that pixels amount. So like here in this example we have 2.5 EM, तो 1 इक्वल टू 16, तो ये आपका हो गया. जब यहाँ देखेंगे आप तो 40 पिक्सल का हमारा हो गया. ठीक है, तो 40 पिक्सल को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5 EM. इसी तरह से 1.875 EM इसकी वैल्यू बनती है 30. इसको डिवाइड करेंगे आप 16 से तो ये 1.875 मिलेगा. 0.875 यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 16 तो आपको रिसीव होगा 0.875 EM. ये हमारा इसका आउटपुट आएगा. ठीक है, नेक्स्ट. In the example above, the text size in EM is the same as the previous example in pixels. However, with the EM size, it is possible to adjust the text size in all browsers. Unfortunately, there is still a problem with older version of Internet Explorer. The text becomes larger than it should when made larger and smaller than it should when made smaller. So, use a combination of percentage and EM. So the solution that works in all browser is to set a default font size in percent of the for the body element. तो body का हमने लिखा font size is 100%. Next, अब आप यहाँ पे 2.5, 1.875 और 0.875 ट्राई करेंगे तो ये आपका सही आएगा. चलिए रेस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज की बात करेंगे. रेस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज, द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट विद अ व्यू पोर्ट विड्थ यूनिट जिसको हम लिखते हैं VW, विच मीन्स द व्यू पोर्ट विड्थ. दैट वे द टेक्स्ट साइज विल फॉलो द साइज ऑफ द ब्राउजर विंडो. H1 स्टाइल फॉन्ट साइज हमने लिखा 10 VW. ये काफ़ी बड़ा साइज़ प्रोड्यूस करेगा 10 VW. और आप इसको ये देखेंगे जूम इन पेज को अगर मैं जूम इन जूम आउट करूँगा देखो यहाँ पर कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी इसके अंदर. दूसरा, ब्राउज़र को अगर आप स्केल डाउन करेंगे स्केल अप करेंगे तो फॉन्ट साइज उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्केल अप स्केल डाउन होगा. सो व्यू पोर्ट इज द ब्राउज़र विंडो साइज 1 VW इक्वल टू 1% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ. इफ द व्यू पोर्ट इज 50 सेंटीमीटर वाइड मीन्स 1 VW is equal to 0.5 EM. नेक्स्ट, अगर हमें गूगल फॉन्ट्स अपने प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट करने हो तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं. गूगल फॉन्ट्स, इफ़ यू डू नॉट वांट टू यूज़ एनी ऑफ द स्टैंडर्ड फॉन्ट्स इन HTML यू कैन यूज़ गूगल फॉन्ट्स. Google fonts are free to use and have more than 1000 fonts to choose from. So सवाल आता है how to use Google fonts. Just add a special style sheet link in the head section and then refer to the font in the CSS. So head में हमने यहाँ डिफाइन किया है स्टाइल शीट और यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे URL fonts.googleapis.com/css और फैमिली का नेम. तो मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पर मैंने इसको किया पेस्ट. तो ये देखिए इसमें CSS पहले से लिखी हुई है ऑनलाइन.
ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? fonts.google.com। तो जो भी इसका फॉन्ट है, हमने यहाँ पर लिखा फॉन्ट फैमिली सोफिया, अगर ना मिले तो सैंस सेरिफ कोई भी। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर सोफिया फॉन्ट आपका रेंडर हो गया। थोड़ा टाइम लगा लोड होने में बिकॉज रिक्वेस्ट पहले गूगल पर गया, उसके बाद फॉन्ट रेंडर हुआ हमारा। एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू यूज अ फॉन्ट नेम थिरोंग फ्रॉम गूगल फॉन्ट्स। तो आप यहाँ लिखेंगे फॉन्ट का नेम थिरोंग, और ये देखिए थिरोंग फॉन्ट का आउटपुट आपको मिल जाएगा। हेयर वी वॉन्ट टू यूज अ फॉन्ट नेम ऑडियो वाइड फ्रॉम गूगल फॉन्ट्स। तो ये फ्यूचरिस्टिक फॉन्ट एक निकल के आएगा आपका इस तरह से। When specifying a font in CSS, always list at minimum one fallback font to avoid unexpected behavior. So also here you should add a generic font family like serif or sans serif to the end of the list. Next, use multiple Google fonts. To use multiple Google fonts, just separate the font name with a pipe character. Let's say in this example I'm going to use audio wide, Sophia, Trirong, तीनों फॉन्ट्स को हम लोग एक साथ ट्राई कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप 3 डिफरेंट फॉन्ट्स वर्क करेंगे हमारे। तो आप मल्टीपल फॉन्ट इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रिक्वेस्टिंग मल्टीपल फॉन्ट्स में स्लो डाउन योर वेब पेजेस, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। क्योंकि जितने ज़्यादा फॉन्ट की रिक्वेस्ट एक साथ आप भेजेंगे उतना स्लो आपकी वेबसाइट भी परफॉर्म करेगी। Styling Google fonts. Of course, you can style Google fonts as you like with CSS. सोफिया फॉन्ट का साइज और उसका शेडो अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ये देखिए शेडो इफेक्ट हमने अप्लाई कर लिया अपना कस्टम। इनेबलिंग फॉन्ट इफेक्ट। गूगल ने ऑलरेडी फॉन्ट के अंदर इफेक्ट्स ऐड किए हुए हैं और उसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। गूगल हैज़ ऑल्सो इनेबल्ड डिफरेंट फॉन्ट इफेक्ट्स दैट यू कैन यूज। फर्स्ट, ऐड इफेक्ट or equal to effect का name to the Google API, then add a special class name to the element that is going to use the special effect. The class name always start with font effect and end with the effect name. So in this example we added here effect name equal to fire, और ये देखिए आपको टेक्स्ट में फायर इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा इस तरह से। Next, to request multiple font effect, just separate the effect name with a pipe character. So in this example, effect is neon, outline, emboss and shadow multiple होनी चाहिए। ये देखिए multiple, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉन्ट की पेयरिंग। पेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हेडिंग और पैराग्राफ किस तरह के फॉन्ट में लिखा होना चाहिए। द ग्रेट फॉन्ट पेयरिंग आर एसेंशियल टू ग्रेट डिज़ाइन। सो फॉन्ट पेयरिंग रूल्स, here are some basic rules to create great font pairings. 1. Complement. It is always safe to find font pairing that complement one another. A great font combination should harmonize without being too similar or too different. Use font superfamilies. A font superfamily is a set of fonts designed to work well together. So using different fonts within the same superfamily is safe. For example, the Lucida superfamily contains the following fonts: Lucida Sans, Lucida Serif, Lucida Typewriter Sans, Lucida Typewriter Serif, and Lucida Math. Contrast is a king. So two fonts that are too similar will often conflict. However, contrast done the right way bring out the best in reach out. Example, combining serif and sans serif is well known combination. A strong superfamily includes both serif and sans serif variation of the same font. Example, Lucida and Lucida Sans. Fourth, choose only one boss. One font should be the boss. This establishes a hierarchy for the fonts on your page.
This can be achieved by varying the size, weight and color. In this example, we use Georgia font here. So body में कलर है ब्लैक, फॉन्ट फैमिली है वर्धना, sans serif, फॉन्ट का साइज में रखा है 16, कलर है ग्रे। हेडिंग को हमने ऑफर किया है जॉर्जिया फॉन्ट सेरिफ 60 पिक्सल्स एंड कलर इज वाइट। तो ये देखिए इसका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको बनकर दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छी डिसेंट सी क्लियरिटी है हेडिंग एंड पैराग्राफ दोनों में। Next, below we have shown some popular font pairing that will suit many brands and context, Georgia and Verdana। आप इसका आउटपुट देखें, काफ़ी बढ़िया बनता है। हेलवेटिका एंड गैरामोन, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। मेरी राइटर एंड ओपन सेंस, ये इसका आउटपुट है। उबंटू एंड लॉरा, ये इसका आउटपुट है। एब्रिल फैट फेस एंड पॉपिंस, ये इसका आउटपुट है। सनजल एंड फ्यूना वन, आप इसका आउटपुट देखें। एंड फजाला वन एंड लिब्रे, तो ये इसका आउटपुट है। तो इस तरह से आपको फॉन्ट की पेयरिंग करनी पड़ेगी, जैसे स्पेस, मोनो एंड मॉली, स्पेक्ट्रल एंड रूबिक, जो आप वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। ऑसवर्ल्ड एंड नेटोसेंस, ये इसका आउटपुट। तो ये फॉन्ट्स आप अपने वेबसाइट प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, इससे वेबसाइट आपकी ज़्यादा ओवरलोड नहीं लगेगी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ देखें arena-multimedia.com, तो यहाँ पर अभी देखो फॉन्ट लोड हो जाएंगे आपके, है ना, इस तरह से। तो देखो टेक्स्ट में लाइन हाइट का बहुत इशू है, लाइन काफ़ी क्लोज है, हर जगह पर बोल्ड टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो वेबसाइट ओवरलोड लगती है फॉन्ट के केस में, ठीक है। जैसे हम इस जगह पर आते हैं, यहाँ आप देखें काफ़ी बड़ा बड़ा बल्कि सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा लाइट किया जा सकता है। ये कॉम्बिनेशन दी बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे फॉन्ट के अंदर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। The CSS font property, to shorten the code, it is also possible to specify all the individual font properties in one property. The font property is a shorthand property for font style, variant, weight, size, line height, and font family. The font size and font family values are required. If one of the other value is missing, their default value are used. So use font to set several font properties in one declaration. So in this example we have only put here font, 20 pixel size, font name is Arial and sans serif। इसी तरह से हम यहाँ पर italic, small caps, bold, 12 पिक्सल या 30 पिक्सल जॉर्जिया और serif फॉन्ट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका फॉन्ट का टॉपिक। अब बात करेंगे आइकन्स की। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें आइकन्स का भी यूज़ होता है। तो CSS आइकन्स कैन easily be added to your HTML page by using an icon library. So how to add icons? The simplest way to add an icon to your HTML page is with an icon library such as Font Awesome. Add the name of the specified icon class to any inline HTML element like I or span. All the icons in the icon library below are scalable vectors that can be customized with CSS in terms of size, color, shadow, etc. So Font Awesome icon, to use the Font Awesome icon, go to fontawesome.com. This is the website. Sign in and get a code to add in the head section of your HTML page. So जैसे कि
ये आपका एलिमेंट है, यहाँ पर आपका कोड ऐड होगा, योर कोड डॉट जेएस यहाँ लिखा हुआ है। इन दिस एग्जाम्पल हम इसमें साइन इन करेंगे, यहाँ आएंगे, लॉगिन करेंगे इसके अंदर। ये देखिए हमारा साइन इन हो गया इसमें इस तरह से। उसके बाद हम योर किट पर क्लिक करेंगे। योर किट पर आने के बाद आप यहाँ देखेंगे ये आपका कोड हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मेरा कोड आ गया यहाँ से, मैंने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप अपने इस कोड को यहाँ पेस्ट करोगे तो आप देख सकते हो 40d82.js 40d82.js यहाँ पर मेंशन है इस तरह से। तो यानी कि अब मुझे यहाँ से कोई आइकन अगर बनाना है तो FAS मतलब फॉन्ट ऑसम क्लाउड हर्ट कार फाइल बार्स, ये आइकन आप इस तरह से बना सकते हो। इवन दो वी कैन कस्टमाइज द साइज, सो आप यहाँ लिख सकते हैं फॉन्ट साइज, तो आपका कलर और साइज भी कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट बूटस्ट्रैप आइकन। बूटस्ट्रैप आइकन के लिए आपको यहाँ जाना है गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आइकन्स। आइकन्स के अंदर आप यहाँ से आइकन्स ले सकते हैं, ढेरों आइकन यहाँ पर अवेलेबल हैं। और पेज के बॉटम में आप यहाँ देखेंगे इसको ऐड करने के लिए CDN बोले तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। यहाँ से अपने कोड को कॉपी करना है और अपने पेज में अटैच करना है। So to use bootstrap glyph icon, add the following line inside the head sections of your HTML page। इसमें आपको कोई लॉगिन साइन अप नहीं करना होता है, आप बस यहाँ जाइए, लाइन कॉपी कीजिए और अपने पेज के हेड सेक्शन में लाके कॉल कर लीजिए। अब आप यहाँ देखिए BI मतलब बूटस्ट्रैप आइकन, क्लाउड ट्रैश पर्सन एनवेलप थम्स अप, तो ये सभी आइकन आप यहाँ से बना पाएंगे इसकी हेल्प से। नेक्स्ट आता है गूगल आइकन्स। इसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, fonts.google.com। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आइकन्स। जो भी आइकन आपको पसंद आए, जैसे कि मेन्यू, आपने क्या करना है, ये कोड लेना है और उधर कॉल करा देना है। तो इन दिस एग्जांपल हमने यहाँ पर देखो अपना CDN अटैच किया हुआ है। जैसे मैं मटेरियल आइकन्स बनाना चाह रहा हूँ, क्लाउड, फेवरेट, अटैचमेंट, कंप्यूटर एंड ट्रैफिक, ये देखिए सभी आइकन्स आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लिंक्स। With CSS, links can be styled in many different ways. Styling links, link can be styled with any CSS property, example color, font family and background. In this example, we are going to change our link color with hot pink. ये देखिए आपका लिंक का कलर डिफॉल्ट जो ब्लू होता है वो हॉट पिंक से रिप्लेस हो गया। In addition, links can be styled differently depending on what state they are in. So link has 4 link states: a link, a normal unvisited link, visited, a link that user has visited, a hover, a link when user mouse over it, a active, a link that link the moment when it is clicked। तो सबसे पहले आता है अनविजिटेड, जिसको हम लिखते हैं ए लिंक, कलर रेड। फिर आता है विजिटेड, यानी कि यूज़र अगर क्लिक कर चुका है तो वो ग्रीन। देन आता है माउस ओवर, जो यूज़र माउस लेकर जाएगा ओवर द लिंक, एंड एक्टिव, व्हेनेवर यूज़र प्रेस द लिंक, तो आपका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। सो इस तरह से हम लोग अपने अलग अलग रिजल्ट इसमें देख सकते हैं। When setting the style for several link state, there are some order rules. A hover must come after a link and a visited. A active must come after a hover। ठीक है, तो ये हायरार्की ब्रेक नीचे फ्लो यही रहेगा। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लिखिए यहाँ पर, आपके बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट लिंक बटन। अगर आप लिंक को यानी कि टेक्स्ट लिंक को बटन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दिस एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट अ मोर एडवांस एग्जांपल
where we combine several CSS properties to display links as boxes or buttons. तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसके अंदर पैडिंग, टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट डेकोरेशन और डिस्प्ले एक ही लाइन में। यहाँ का देखिए बटन बन के तैयार हो गया। More examples. This example demonstrate how to add other styles to hyperlink. जैसे मैं ए टैग में फर्स्ट क्लास कॉल कर रहा हूँ, उसका मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ, विजिटेड का कलर कुछ डिफरेंट, होवर का कलर कुछ डिफरेंट, ऐसे हमने वन बाय वन सभी के लिए डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ टू क्रिएट लिंक बॉक्सेस और बटन्स। तो आप यहाँ पर पैडिंग वगैरह डिफाइन करेंगे और डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। इसकी हेल्प से आप एक आउटलाइन बटन को माउस ओवर पर फिल करा पाओगे। फिल कराने के लिए बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन कॉल किया, ऊपर वाले में हमने नहीं डाला है कलर, इसलिए वो हॉलो दिखाई देगा आपको। दिस एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्सर्स कैन बी यूजफुल फॉर लिंक्स। तो जैसे आप देखेंगे ऑटो विच इज़ डिफ़ॉल्ट, क्रॉस हेयर प्लस का सिंबल बनाएगा, डिफ़ॉल्ट एरो का सिंबल आएगा, ई रिसाइज, ईस्ट रिसाइज, इस तरह से आपके पास अलग अलग है। जैसे वेट पे जाएगा माउस का पॉइंटर तो वेट का सिंबल आपको देखने के लिए मिलेगा। डब्लू पर जाएंगे तो वेस्ट रिसाइज, ये टेक्स्ट कर्सर है, ये साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, प्रोग्रेस, पॉइंटर, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, मूव, हेल्प, ई रिसाइज, डिफ़ॉल्ट, क्रॉस हेयर एंड ऑटो। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास लिस्ट। ये लास्ट टॉपिक है आज का, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लिस्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, यूएल एंड ओएल, HTML लिस्ट एंड CSS लिस्ट प्रॉपर्टीज। इन HTML देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर एलिमेंट होता है यूएल एंड ऑर्डर एलिमेंट होता है ओएल। UL, the list item are marked with bullets, and OL, the list items are marked with numbers or letters. The CSS list properties allow you to set different list item markers for order list, set different list item markers for an order list, set an image as the list item marker, or add background color to list and list items. So different list item makers. The list style type property specifies the type of the list item marker. So हमने यहाँ पर डिफाइन किया यूएल एलिमेंट में सर्कल, स्क्वायर, अपर रोमन एंड लोअर अल्फा। तो रोमन और लोअर अल्फा हमने ओएल को ऑफर किया है और सर्कल एंड स्क्वायर हमने यूएल को ऑफर किया है। तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट हमें रिसीव हुआ इसका। An image as the list item marker, आप इसके लिए डिफाइन करेंगे लिस्ट स्टाइल इमेज, और मैं आइटम के आगे हर्ट की इमेज कॉल कर रहा हूँ इस तरह से। पोजिशन द लिस्ट आइटम मार्कर्स, द लिस्ट स्टाइल पोजिशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द पोजिशन ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर्स बुलेट पॉइंट्स। द लिस्ट स्टाइल पोजिशन आउटसाइड means that the bullet points will be outside the list item. The start of each line of the list item will be aligned vertically. This is default, like this. List style position inside means that the bullet points will be inside the list item as it is a part of the list item and will be part of the text and push the text at the start. तो यहाँ देखेंगे आप कंटेनर से बाहर है, ये कंटेनर के अंदर मिलेंगे आप, ठीक है। दिस इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड। रिमूव डिफॉल्ट सेटिंग। द लिस्ट स्टाइल टाइप नन प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव द मार्कर्स एंड बुलेट्स। नोट दैट द लिस्ट ऑल्सो हैज डिफॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग। टू रिमूव दिस, add margin 0 and padding 0 to UL और OL। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका मार्जिन पैडिंग होता है UL में और OL में, उसको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ लिखना होता है मार्जिन एंड पैडिंग 0। तो ये आपको डिफ़ॉल्ट ऐसा दिखेगा। अब ये आपको लेफ्ट से आपको प्रॉपर अलाइन मिलेगा। लिस्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, आप वन गो में लिख सकते हैं लिस्ट स्टाइल। हमें स्क्वायर रखना है
इनसाइड रखना है और यहाँ पर हार्ट की इमेज को कॉल करना है। When using the shorthand property, the order of the property value, तो क्या क्या रखेंगे? List style type, position and image. List style type, if a list style image is specified, the value of this property will be displayed if the image for some reason cannot be displayed. Style position specifies whether the list item markers should appear inside or outside the content flow. List style image specifies an image as the list item marker. So in this example above, here as you can see, हमने स्क्वायर भी रखा है, इनसाइड भी रखा है और इमेज भी रखा है, बट दिखाई तो इमेज देगा। बट ड्यू टू एनी रीज़न अगर आपकी इमेज नहीं दिखाई देगी तो क्या होगा? स्क्वायर उसकी जगह पर डिस्प्ले होगा। वही इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, if one of the property value above is missing, the default value of the missing property will be inserted in any. So list with color, अगर आप color कॉल करना चाहते हैं, we can also style list with colors to make them look a little more interesting. Anything added to the OL or UL tag affects the entire list, while properties added to the LI tag will affect the individual list item. तो हमने OL को ऑफर किया बैकग्राउंड एंड पैडिंग, UL को बैकग्राउंड एंड पैडिंग। OL के अंदर जो LI है उसके लिए डिफरेंट कलर, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग एंड मार्जिन, एंड द सेम वे UL के लिए भी। तो आप यहाँ देखेंगे इस तरह से हम कर सकते हैं इनको डिफाइन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो आपकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस होंगी वो आपकी रहने वाली है टेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में टेबल का टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। वैसे आप ऑलरेडी HTML में पढ़ के आए हैं, बट CSS में किस तरह से टेबल को हम कंट्रोल करेंगे वो भी वैसे हमने HTML में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट यहाँ थोड़ा सा आप इन डेप्थ देखेंगे आप। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको लाइव मिलेगा।